कहते हैं क्योंकि अप्रेजल वाली चीज जरूरी नहीं कि सिर्फ रिसर्च आर्टिकल से ही रिलेटेड हो, बल्कि बात दफा ये पेशेंट का कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, डिस्चार्ज स्लिप हो सकती है, उसके कोई पोस्ट ऑफ जो है एंटीनेटल कार्ड हो सकता है, कोई भी उसका डॉक्यूमेंट हो सकता है, या कोई क्लिनिकल डेटा जो भी उसका हो। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात दफा ये भी होता है कि पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट भी आ जाता होता है, तो उसका भी अप्रेजल हमने कैसे करना है, उसमें क्या चीजें होती हैं जो नोट करने वाली होती हैं। बेसिकली बहुत ये मुश्किल वाला टास्क नहीं होता, अगर आप उसकी बेसिक मेथोडोलॉजी समझ लें कि उसमें क्या चीजें हैं जो आपने उसमें देखनी है कि मौजूद हैं या नहीं है, तो वो एक अप्रेजल हो जाता है और आप उसके मुताबिक उसको जो है वो कैटेगराइज कर लेते हैं कि इसमें ये चीजें मिसिंग हैं, या ये चीजें होनी चाहिए, या ये चीजें इसकी पॉजिटिव हैं। तो दोनों तरीकों से ये हम इसको कर सकते हैं। तो इसको मैं स्क्रीन शेयर अभी आपके साथ कर लेती हूँ। लेकिन आप लोगों को जो डिफिकल्टी होती है वो क्या होती है? क्रिटिकल अप्रेजल जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है या जिनको उस तरह से एक कंसेप्ट नहीं है, व्हाट डू दे अंडरस्टैंड बाय इट? हाँ जी, आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है? एनी वन ऑफ यू शेयर करते हैं इसको। हाँ जी, सबको ये नजर आ रही है स्क्रीन पे? जी मैम आ रही नजर। जी मैम आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। तो अभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि क्रिटिकल अप्रेजल का अगर किसी ने कभी किया हो तो उसमें प्रॉब्लम आप लोगों को कहाँ किस लेवल पे आती है? क्या इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है या किसी खास सेगमेंट में प्रॉब्लम होता है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वेस्टर्न जी। अ, मैम जैसे क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल जैसे आता है, उसकी हाँ सारी बेसिक जो जो एक मेथड है वो पता है कि जैसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, फिर हाँ पी कॉर्ड अप्लाई करना है उस पे कि उसमें पॉपुलेशन क्या, इंटरवेंशन क्या हुई, मतलब वो सारा सीक्वेंस तो ठीक है। पता है, लेकिन हाँ उस पे मतलब एग्जैक्टली बोलना किस तरह से है और किस हद तक अच्छा, बोलना है वो उसका आइडिया नहीं होता। बेसिकली बोलना डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनर करता है आपने उसके हिसाब से बोलना होता है। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल भी एक टेस्ट कर लेंगे कि किस तरह से इसको आंसर करना होता है। अब जाहिर है आपको उस स्टेशन पे, अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि या तो आप इंस्टेंटली उस स्टेशन पे पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद उसको आंसर कर रहे होते हैं, तो उस पे बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर फर्ज किया आपको एक प्रेपरेटरी स्टेशन दिया गया, तो प्रेपरेटरी स्टेशन में आप उसको पूरा, अगर रिसर्च आर्टिकल जरा लंबा है तो, क्योंकि बाज दफा जो रिसर्च आर्टिकल आपको दिया जाता है वो जस्ट 1 पेज का ही होता है, क्योंकि टास्क वही होता है जिसको 10 मिनट में करना पॉसिबल हो। तो अगर आपको प्रेपरेटरी स्टेशन दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन थोड़े से लंबे हो सकते हैं उससे 10 मिनट को टाइम को कवर करने के लिए। तो उसमें आपको उससे सारे आर्टिकल को फिर पढ़ना पड़ता है। अमूमन वो वाली टाइप ऑफ स्टेशन जिसमें आपको प्रेपरेटरी स्टेशन नहीं मिलता, आप उसके कंटेंट्स यानी जो बेसिकली उसका कंटेंट है, जो बेसिक उसका वो उसमें है, वो उस पे बहुत ज्यादा आप टाइम स्पेंड नहीं करते। आप उसका पैटर्न देखते हैं, उसकी वैलिडिटी देखते हैं, रिजल्ट्स को देखते हैं वो कैसे प्रेजेंट हुए या उनकी वैलिडिटी क्या है, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस हद तक उसमें यूजफुल है। ये है जो दो चार चीजें उसमें हमने करनी होती है। लेकिन
स्टेशन को समझने से पहले कुछ चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना जरूरी होती है, क्योंकि एक तो है वो जो टास्क आपने करना है, लेकिन एक होता है जो एक क्वेश्चन आपसे किया जाता है समटाइम्स, जो आपके जो बेसिकली जो रिसर्च आर्टिकल है उसे हट के भी कुछ चीजें थ्योरी से रिलेटेड भी पूछी जा सकती हैं। सो यू मस्ट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और अप्रेजल तो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। इसका मतलब है कि आपने उसको अच्छी तरह से उसको देखा, उसको एनालाइज किया, उसको जिसको कहते हैं ना एक प्रोफेशनल आई के साथ आपने उसको सारा देखना है कि इसकी ज्यादा जो मेन चीजें होती है ना उसकी वैलिडिटी और उसकी यूजफुलनेस होती है कि इस स्टडी में ये चीजें हैं या नहीं, और फिर उसकी जो क्वेश्चन टाइपिंग या उसकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है वो किस टाइप की है, वैलिडिटी भी उस पर डिपेंड करती है। और दूसरी चीज ये कि जो क्वेश्चन आपने किया जो कि पीको के मुताबिक होता है, जो पॉपुलेशन इंटरवेंशन और कंट्रोल और आउटकम से रिलेटेड है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें ये सारी चीजें मेंशन हुई हुई हो। पॉपुलेशन कौन सी, इंटरवेंशन कौन सी आप कर रहे हैं, कंट्रोल है या नहीं है, और उसके बाद उसका आउटकम से रिलेटेड, ये चार चीजें आपके रिसर्च क्वेश्चन का एक जरूरी हिस्सा होना चाहिए। तो ये हैं जो कि सारी आपने चीजें देखनी होती हैं। बट लेट्स गो थ्रू क्विकली क्योंकि हमने दो चीजें कवर करनी है। तो क्रिटिकल अप्रेजल हम रिसर्च आर्टिकल का तो है ही है जिसमें आप लोगों को मुश्किल होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रीफली हम वो भी रिव्यू कर लेंगे जो पेशेंट इंफॉर्मेशन के लीफलेट या वो, क्योंकि बाद दफा ये भी चीजें आ जाती हैं। तो उसमें अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट कंपोनेंट शुड बी प्रेजेंट इन अ रिसर्च आर्टिकल, ये एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। What are the salient points taken as a checklist for appraising an article? यानी वो salient होते हैं जो मेन चीजें होती हैं, मेन जो उसका एक कोर कंपोनेंट होता है किसी भी रिसर्च आर्टिकल का, तो ये रिजल्ट से रिलेटेड होता है यूजुअली। यू हैव टू अप्रेज द गिवन आर्टिकल इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी अब आपने उसकी इंट्रोडक्शन पे कमेंट करना है, डिफाइनिंग एग्जैक्ट क्वेश्चन टू बी एड्रेस्ड बाय द आर्टिकल, ये वही है जो पीको के मुताबिक है। डिस्कस वैलिडिटी जो कि मेथोडोलॉजी पे डिपेंड करेगी और रिजल्ट्स पे भी, और फिर उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, ये वाली चीजें उसमें अमूमन होती हैं जिसमें आपको प्रेपरेटरी स्टेशन दिया होता है। लेकिन अगर ना भी दिया हो तो भी इसमें ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे कुछ ना कुछ आपको कमेंट करना पड़ता है। और एग्जिस्टिंग एविडेंस क्या है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लें, सपोज हम कहते हैं कि हाइपर यूरिसीमिया इन प्रेगनेंसी इज रिलेटेड विद पोर पेरीनेटल आउटकम, तो उसमें एग्जिस्टिंग एविडेंस हमें क्या बताता है, अब तक की जो रिसर्च है वो हमें क्या बताती है। फिर जो रिकमेंडेशंस हैं फॉर प्रैक्टिस एंड रिसर्च, यानी हमने उस स्टडी से नतीजा जो अखज किया उसकी यूटिलिटी ऑन टू द रियल पॉपुलेशन जो है वो हम कैसे करेंगे, उसमें हमने क्या सजेशंस हमने क्या ड्रॉ की, यानी ये बेसिकली कंक्लूजन वाली चीज आ जाती है। तो ये हैं जिसपे आपने उसको अप्रेस करना है। अब ब्रीफली हम जरा उसको कर लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन लीफलेट है, जैसे इंफॉर्मेशन लीफलेट किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, जैसे एंटीनेटल केयर से रिलेटेड है, जो ज्यादातर कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं उनसे रिलेटेड होता है, और जैसे HIV इन प्रेगनेंसी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी या सी इन प्रेगनेंसी हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन लीफलेट में आ सकती हैं, तो उसको रिव्यू करना हो सकता है। अब जो कंपोनेंट्स हम इंफॉर्मेशन लीफलेट पे करते हैं वो ये कि उस इंफॉर्मेशन लीफलेट का मकसद क्या है, एम क्या है, कहाँ से इंफॉर्मेशन ड्रॉ की गई, क्या किसी गाइडलाइन पे बेस है या ऐसे ही एक वेग सा उसमें कंटेंट है, बाद दफा ऐसे ही बस बात की होती है, ये उसकी वैलिडिटी को शो करता है। फिर ये कि उसमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो कितनी को कॉम्प्रिहेंसिव और एक्यूरेट है, अगेन वैलिडिटी। प्रेजेंटेशन यानी उसका एक बेसिकली जिस तरीके से उसको लिखा गया है या प्रेजेंट किया गया है उसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपने देखनी होती हैं, वो ये है लैंग्वेज सिंपल है जो मरीजों को समझ आ जाए, और क्या बुलेट्स पॉइंट में है या डायग्राम में उसके साथ है या डिफरेंट कलर्स के साथ उसको हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि ये चीज वो है जो कि अट्रैक्ट करती है पढ़ने वाले को, और उसमें वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें ग्रैस्प कर सकता है। क्वेश्चन आंसर में होना एक पॉजिटिव चीज होती है किसी भी इंफॉर्मेशन लीफलेट में, क्योंकि वो जो क्वेश्चन जो एक पेशेंट के जहन में आ सकते हैं कि उसको हमेशा एड्रेस करके ये बनाए गए होते हैं।
और ये अमूमन अगर आप लोगों ने देखा होगा बाद दफा गाइडलाइन से रिलेटेड भी इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो गाइडलाइंस उस तरीके से प्रेजेंट की हुई होती हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो यूजुअली पेशेंट आपसे कर रहा होता है। फिर साइज क्या है, क्या इसको पॉकेट में रखा जा सकता है आसानी से या नहीं, ऑथर्स कौन से हैं, किस डेट पे इसको क्रिएट किया गया और उसकी रिवीजन डेट क्या है, इस पे है या नहीं है, ये सारी चीजें हैं जो कि उसमें हमने इंफॉर्मेशन लीफलेट पे देखनी होती है। फिर क्या आखिर में कोई कॉन्टेक्ट डिटेल दी हुई है या नहीं हुई, कि अगर हमें कोई क्वेरी हो या पेशेंट को कोई क्वेरी हो तो वो वहां पे फोन करके पूछ सके, ऑनलाइन वर्जन उसकी अवेलेबल है या नहीं है। और आखिर में जो है वो समराइज आप जरूर करते हो कि ये उसके गुड पॉइंट्स हैं और ये उसके वीक पॉइंट्स हैं, यानी शॉर्ट कमिंग्स उसकी क्या है, ये हैं जो कि आपने उस पे देखनी होती है। तो उसमें जब हम एक इंफॉर्मेशन लीफलेट को करते हैं तो बहुत सारा टेक्स्ट हम उसमें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि 10 मिनट के क्वेश्चन में आप उसके कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकते उसकी, लेकिन ये जो बाकी सारी चीजें हैं ये आप उसको देख रहे होते हैं। अब उसमें एक एग्जाम्पल तो है, इसको मैं अभी पास कर देती हूँ। अब मेडिकल रिकॉर्ड की का जो अप्रेजल है, यानी डिस्चार्ज स्लिप है या इसमें ऑपरेशन नोट्स हैं या पेशेंट का एंटीनेटल रिकॉर्ड है, ये सारी चीजें हैं। या जैसे बाज दफा इनफर्टिलिटी पेशेंट्स का एक अलहदा से आपके पास होता है इंफॉर्मेशन, वो चीजें होती हैं पेशेंट के उससे रिलेटेड। तो इसमें पेशेंट के डेमोग्राफिक एंड एमआर नंबर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हम अमूमन पेशेंट के डेमोग्राफिक डेटा में ही आ जाता है। कंसेंट एंड ऑथराइजेशन फॉर्म, वो पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट के लिए कंसेंट जो देती है वो भी। और ये भी आपने देखा होगा कि हर हॉस्पिटल में एडमिशन के साथ एक कंसेंट फॉर्म होता है कि हम यहाँ के डॉक्टर्स को इलाज की इजाजत देते हैं या अपनी हर हर चीज को वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। फिर मेडिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन समरी, इन्वेस्टिगेशन समरी है एलर्जी से रिलेटेड, ये वही चीजें हैं जो हम पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड आ जाती हैं। फिर फिजिशियन के ऑर्डर और उसकी प्रिस्क्रिप्शन, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, और इसमें जब हम फिजिशियन के ऑर्डर्स तो वो डेट वाइज होने चाहिए, कब क्या चीजें। अब पेशेंट है जो फर्ज किया पिछले 3 सालों से इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसमें अब तक उसने क्या क्या कहाँ कहाँ से किस किस पेशेंट्स का किस किस डॉक्टर से इलाज करवाया, क्या थी उनकी चीजें, वो सारी वो सारी डिटेल जो है वो उसमें मेंशन करना जरूरी होगा। और उसके बाद फिर हर ट्रीटमेंट के बाद नतीजा क्या निकला, इन्वेस्टिगेशंस क्या थी, ये सारी चीजें। प्रोग्रेस नोट्स एंड फॉलोअप्स, ये खास तौर पे उनमें होता है जिनमें जो डिस्चार्ज स्लिप्स होती हैं, तो उनमें इस तरह की चीजें मेंशन की हुई होती हैं। ये है जो मेडिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड है, जो आप केस टू केस, यानी मेडिकल रिकॉर्ड, एक मेडिकल रिकॉर्ड वो भी होता है जो एंटीनेटल रिकॉर्ड है, एक वो है जो पोस्ट ऑफ ऑर्डर है, एक वो है जो डिस्चार्ज स्लिप है, उसके हिसाब से आपने चीजों को प्लस माइनस उसमें कर देना होता है, या पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री है तो वो भी। और इसके अलावा नर्सिंग नोट्स, ये खास तौर पे पोस्ट ऑफ ऑर्डर्स में या डिस्चार्ज स्लिप्स में, मेडिकेशन लिस्ट, हम पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम पे मेडिकेशन लिख के भेजते हैं, उस पे कितने दिनों के लिए, क्या स्पेसिंग ऑफ ड्रग्स है, कब से शुरू हुई कब खत्म होनी है, और ये सारा कुछ। और पेशेंट की लैंग्वेज में उनको बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ। एंड सिग्नेचर ऑफ द अटेंडिंग डॉक्टर। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है अप्रेजल ऑफ अ रिसर्च पेपर। अब इसमें जाहिर है बाकी मोटी मोटी चीजें तो आप सब लोगों को पता ही है कि इसमें हमने कंपोनेंट्स क्या हैं, क्योंकि ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रिटन योर साइनॉप्सिस एंड जो डेजर्टेशन है आपकी वो। तो उसमें पता ही होता है कि इसमें जो है हम स्टार्ट ही एक क्वेश्चन, हम सबसे पहले हमारे जहन में क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन एंड इज बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, कि हमने ये हमारी ऑब्जर्वेशन है और हम इसको रूल आउट करना चाह रहे हैं कि ये सही है या गलत है। जैसे वही अगर मैं पुराने क्वेश्चन को लेके चलूं कि अगर यूरिक एसिड लेवल ज्यादा हो तो पेरीनेटल आउटकम पे इफेक्ट हो सकता है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इसमें जो है वो रिसर्च हमें क्या बताती है, अब तक की जो रिसर्च है वो हमें क्या बताती है। अब जो हमने अपने पेशेंट में देखना है, वो अगर हम ये देख रहे हैं तो वो उस पुराने रिसर्च जो है रिजल्ट्स हैं उनके साथ, अगर रिसर्च कहती है कि नहीं इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम देख रहे हैं, तो क्या हमारी पॉपुलेशन में या हमारी कुछ इंटरवेंशंस में फर्क है या हमारी कुछ इन्वेस्टिगेशंस में प्रॉब्लम है, वट एवर इज द रूट कॉज ऑफ दैट डिफरेंट रिजल्ट।
हम इसको स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो वाला क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन इसीलिए आप बेस करते हो ऑन पी को, पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंट्रोल एंड आउटकम। तो ये सारी चीजें कि जो हैं कि आपके उस क्वेश्चन में होनी चाहिए। ये आपने उस रिसर्च पेपर जिसको आपने अप्रेज करना है उसमें भी आप देखोगे, ठीक है, यानी ये चारों चीजें उसमें आई हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन से स्टार्ट करके फिर आपके पास आती है वैलिडिटी। वैलिडिटी अमूमन बेस करती है मेथोडोलॉजी पे। अब जैसे अब कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं जिनकी जिनके रिजल्ट्स बहुत वो नहीं होते, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि रिलायबल नहीं होते। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में बायसेस बहुत होते हैं। तो हमने कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी चूज की? रिट्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव है। रिट्रोस्पेक्टिव में बहुत सारे बायस ऑलरेडी होते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम चेक करना चाह रहे हैं वो उनमें मौजूद नहीं होती। जबकि प्रोस्पेक्टिव स्टडीज में हम कंट्रोल कर लेते हैं चीजों को। और इसी तरह से वैलिडिटी में मेथोडोलॉजी के अलावा हमने फिर उसमें जो है वो उसके रिजल्ट्स क्या निकाले, रिजल्ट्स की ट्रस्ट वर्थीनेस क्या है, वो उसके डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे बेस करेगी। जैसे हम पी वैल्यू निकालते हैं, या उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, या उसकी सिग्निफिकेंस होती है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। ये सारी चीजें हैं जिसपे उसके रिजल्ट्स की जो है वो बेसिकली उसकी वो वैलिडिटी डिपेंड करेगी। अब इससे जो रिजल्ट्स हमने ड्रॉ किए किसी भी स्टडी के साथ, उसकी क्लिनिकल या प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी हमारी रियल पॉपुलेशन पे क्या है और उससे हमें क्या फायदा होगा, दिस इज वैल्यू एंड द रेलिवेंस। तो ये वो चीजें हैं जिसपे आपने प्रैक्टिकली कमेंट करना है उस टाइम पे। बाकी तो सारी चीजें हो सकते हैं थ्योरी से ही रिलेटेड हों कि क्या क्या कंपोनेंट आपने देखने हैं, दैट इज अ सिंपल थ्योरी क्वेश्चन। लेकिन ये वाली चीजें जो उस खास उस रिसर्च पेपर से रिलेटेड होंगी वो इनके ऊपर होंगी। वैलिडिटी रिजल्ट्स, यानी वैलिडिटी में मेथोडोलॉजी भी आ जाएगी, फिर उसके रिजल्ट्स होंगे, और फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑन टू द रियल पॉपुलेशन। तो बेसिकली ये अब हम करते क्यों हैं, क्रिटिकल अप्रेजल का क्वेश्चन आपको दिया क्यों जाता है? बिकॉज ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एक हिस्सा होता है। और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एक हिस्सा ये कि आपने अगर अपनी प्रैक्टिस को चेंज करना है, हम अगर कहते हैं कि हाइपर यूरेसीमिया जो है वो एक उसमें पोर पेरिनेटल आउटकम का वो है, तो हम उससे कुछ, और हमने उसको देखा कि ये पॉजिटिवली ये लिंक्ड है इसके साथ, और ये कुछ ना कुछ हमें प्रीवियस स्टडीज भी बताती हैं कि ये वाकई ऐसा होता है। तो फिर हमारी अपनी प्रैक्टिस में जो फ्लॉज हैं हम उनको चेंज करेंगे, एंड दैट चेंज विल बी बेस्ड ऑन आवर रिसर्च एंड द एविडेंस बेस्ड। ये वो चीज है जो कि आपको फिर इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि इसमें जब आप किसी दूसरे का रिसर्च पेपर या कोई भी जो जर्नल में पब्लिश हुआ हुआ रिसर्च पेपर है, जब उसमें देखते हैं तो आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस है या नहीं है कि व्हाट इज मेंट बाय वैलिडिटी एंड द एप्लीकेबिलिटी, उसकी यूजफुलनेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड द बेस्ट एविडेंस, फिर अप्रेज इसकी क्वालिटी, फिर उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो ज्यादातर आप कर रहे होते हैं। तो ट्राइंगल क्या है उसमें? तो ट्राइंगल में सबसे पहले चीज आती है रेलिवेंस, यानी हमने हमारा जो क्वेश्चन है या हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है या जो टाइप ऑफ रिसर्च है, क्या ये मेरे पेशेंट्स पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि यूके में या यूएसए में हो रही होती हैं, लेकिन हमारे पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता। तो उस जगह के हिसाब से, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, पेशेंट की पॉपुलेशन के हिसाब से, डिजीज प्रेवलेंस के हिसाब से, ये सिर्फ एक चीज पे बेस नहीं करता, हमारी कम्युनिटी नीड्स क्या हैं। तो जो आर्टिकल जो है वो मेरी अपनी प्रैक्टिसेस, मेरे अपने पेशेंट्स के ऊपर वो कितना को उससे कितना को रेलिवेंट है, तो ये एक हमारे हिसाब से एक वैलिडिटी का एक हिस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो हम बेसिकली ये वही मैथोडोलॉजीज में ये रिसर्च क्वेश्चन, मैथोडोलॉजी और ये सारी चीजें आ जाती हैं। जो रिजल्ट्स हम ड्रॉ करते हैं
तो रिजल्ट से हमने एक नतीजा अखज़ किया कि ये जो मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था उसके ये रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, जिसमें मतलब इसमें बेसिकली कुछ बार दफा ड्रग्स के भी हम कर रहे होते हैं, जो इंटरनेशनल स्टडीज होती हैं, या हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हैं, तो उसे कुछ ना कुछ नतीजा अखज़ करते हैं कि यस ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, या ये करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो उसका उस रिजल्ट्स की वैलिडिटी क्या है, क्या ये मैं अपने जो है वो उस पे पेशेंट्स पे अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि उस ट्रायंगल का हिस्सा बन जाती हैं। तो इन नटशेल यूजफुलनेस और वैलिडिटी ये दो चीजें हैं जो हम इसमें स्टडी कर रहे होते हैं। अब ये अगेन थोड़ी सी रेपिटेशन ही है कि हमने मेथोडोलॉजिकल अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द स्टडी को देखी, हमने फिर जो है उसकी वैलिडिटी को देखा, वैलिडिटी में क्वेश्चन से लेके उसकी मेथोडोलॉजी पे आ जाते हैं, फिर रिजल्ट्स पे आ जाते हैं, एंड देन डिस्कशन, जिसमें हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे होते हैं। डिस्कशन में बेसिकली यही होता है। और ये दूसरी चीज ये कि टू एंश्योर दैट वी आर प्रैक्टिसिंग द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, मकसद उसका ये है। अब हाउ टू डू इट, रिसर्च क्वेश्चन पहली चीज, फिर लिटरेचर सर्च हम करते हैं जो अमूमन इंट्रोडक्शन में होता है, और जो आपने अपने साइनॉप्सिस में भी देखा होगा कि लिटरेचर सर्च से रिलेटेड सफ़ों के सफ़े भरे होते हैं, वो सारी चीजें जो उससे रिलेटेड है वो उसमें आ जाती हैं। लेकिन जाहिर है जब आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो वो बहुत बेसिकली दैट इज इंट्रोडक्शन टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। लिटरेचर सर्च उसमें क्या कहता है, अब तक की रिसर्च उसमें क्या कहती है, फिर जो है वो हम अपना जो है वो एक टाइटल जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन होता है, फिर अपने, क्योंकि जब भी हम एक क्वेश्चन ढूंढते हैं, सपोज हमारे जहन में आया कि यस ये वाला क्वेश्चन हमें देखना चाहिए, ये वाला रिसर्च हमें करनी चाहिए, तो पहले हम ये देखते हैं कि लिटरेचर में इसके बारे में क्या कुछ है भी या नहीं है, और वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। बाद दफा लिटरेचर हमें इतना एविडेंस दे देता है कि हम उसको सिर्फ समझे एंडोर्स करने के लिए वो रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन बाद दफा हम बिल्कुल एक नया टॉपिक खोल रहे होते हैं। तो भी वो नया टॉपिक खोलना भी एक ये है कि वो बिल्कुल आप नए सिरे से एक चीज कर रहे होते हैं स्टडी, वो भी एक उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ा देता है। लेकिन बहुत सारा एविडेंस अगर कहता है कि यस यूरिक एसिड लेवल का रेज होना पेरीनेटल मोर्टेलिटी को बढ़ा देता है, तो आप उसको अपनी पॉपुलेशन पे भी अप्लाई करते हैं। इसी यही वजह है कि लोकल स्टडीज को आप जरूर सर्च करते हैं कि आपकी अपनी पॉपुलेशन पे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई स्टडी हुई है या नहीं हुई। अगर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं तो आपकी स्टडी उनमें सिर्फ एक का इजाफा ही कर देगी और इसमें शायद कोई कंक्लूजन ड्रॉ ना हो, क्योंकि वो आपकी पॉपुलेशन पे ऑलरेडी हुई है। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन पे नहीं हुई तो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद आप बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो उस आर्टिकल का एक समझ लें कि वो एक कंडेंस्ड फॉर्म होती है, जिसमें बहुत ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन उसकी दी होती है, फिर रिजल्ट्स के जो उसके सेंटिनल पॉइंट्स होते हैं रिजल्ट्स में वो बताए होते हैं, और उसके बाद मेथोडोलॉजी सेटिंग और वो सारा कुछ एक ही लाइन में बताया होता है। और बाद दफा आपको एब्स्ट्रैक्ट ही दिया होता है और उसी पे आपने कमेंट करना होता है, और उसी से आपको पता अंदाजा हो जाता है बेसिकली। अब हाउ टू डू इट, अब ये जो रिसर्च आर्टिकल आप पढ़ते हैं वो उसको पूरा पढ़ना चाहिए अगर आपके पास प्रेपरेटरी स्टेशन हो तो। इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी है, वो उसमें पूरी आप अगर रिसर्च उसमें ना भी जाए, बैकग्राउंड में ना भी जाए, खाली ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो उस क्वेश्चन के साथ टैली कर रहे हैं या नहीं कर रहे जो आपका रिसर्च क्वेश्चन था। फिर जो मेथोडोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडी पॉपुलेशन जो है वो क्या है, सेटिंग, स्टडी डिजाइन क्या है, स्टडी डिजाइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और डेटा कलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या है। इज इट जस्ट एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी या क्वेश्चनर एनालिसिस है। क्वेश्चनर एनालिसिस सबसे पुअर स्टडी समझी जाती है, क्योंकि आपने सवाल जवाब किए जिसमें बहुत सारे बायस होते हैं, या आपने कोई परफॉर्मा दे दिया और उसको भर लिया, तो वो हर कोई अपनी ओपिनियन दे रहा होता है, जो जरूरी नहीं कि एक कंट्रोल्ड सेटिंग में वो दिया हुआ हो। तो इस वजह से वो एक बहुत अच्छा नहीं होता। इंटरवेंशनल स्टडीज आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, और या फिर जो केस कंट्रोल स्टडीज होती हैं वो भी, और जो डबल ब्लाइंडेड स्टडीज होती हैं वो तो बेस्ट होती हैं, क्योंकि उनमें बेसिकली ये जिस तरह से हम ऊपर जाते हैं उसमें हम बायस कम कर रहे होते हैं।
तो ये बायस ही हैं जो कंफाउंडिंग फैक्टर्स भी कहलाते हैं। तो हर वो चीज जो आपके रिजल्ट्स को चेंज करने की सलाहियत रखता हो वो कंफाउंडिंग फैक्टर होता है। तो आप उसको माइनस कर देते हैं बाय सिलेक्टिंग अ प्रॉपर स्टडी डिजाइन। और दूसरी बात ये कि आप अपने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में वो चीजें शामिल कर देते हैं जिससे कंफाउंडिंग फैक्टर्स कम हो जाए। मसलन यही जो हाइपर यूरिसीमिया वाली और हम पेरीनेटल मोर्टेलिटी वाली बात कर रहे हो, अब इसमें अगर ऐसे पेशेंट भी शामिल हो जाएं जो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव हो या रीनल डिजीजेस वाले हों, तो वो तो उनकी प्राइमरी डिजीज की वजह से भी पेरीनेटल मोर्टेलिटी ज्यादा हो सकती है, मॉर्बिडिटी ज्यादा हो सकती है। तो ये एक कंफाउंडिंग फैक्टर होगा, इसलिए ये चीज आपको फिर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में डालनी पड़ेगी। अब जो रिजल्ट्स का एनालिसिस तो हो गया, उसका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस निकालना बड़ा जरूरी होता है, और जिन स्टडीज में ये हो वो अच्छी समझी जाती हैं, वैलिड स्टडीज समझी जाती हैं। फिर डिस्कशन में हम उसको कंपेयर करते हैं अब तक के की स्टडीज के साथ, और अगर नहीं कभी कोई स्टडी हुई तो फिर तो ये एक सोल स्टडी होगी ऑन दैट टॉपिक। तो उसमें फिर हमें ये पता चलेगा कि इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी या यूं समझ लें कि यूजफुलनेस क्या है, यानी उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है ऑन टू द रियल पॉपुलेशन वो क्या है, डिस्कशन हमें ये बताती है। तो इंट्रोडक्शन और डिस्कशन में फर्क होता है। इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी आपने उस टॉपिक को ओपन अप किया, उसके बारे में कुछ बताया कि यस हाइपर यूरिसीमिया का ये मतलब है, पेरीनेटल मॉर्बिडिटी का ये मतलब है, इसमें ये फैक्टर हो सकते हैं, हाइपर यूरिसीमिया जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आज मुझे बहुत ही ज्यादा ड्राई कफ का इशू है। तो डिस्कशन में हम ये चीज नहीं कर रहे होते, डिस्कशन में हमारे जो अब रिजल्ट्स आ गए, रिजल्ट्स को अब हमने कंपेयर करना है अब और दूसरी स्टडीज के रिजल्ट के साथ कि हमारे फर्क है, और अगर फर्क है तो क्यों फर्क है, और अगर ये उसके साथ मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमने पुरानी स्टडीज को रीइंफोर्स कर दिया, उनको एंडोर्स कर दिया। और अगर ये फर्क है तो उस फर्क में हमारी क्या मेथोडोलॉजी में फर्क है, पॉपुलेशन टाइप में फर्क है, या हमारी इंटरवेंशन की वजह से ऐसा हुआ, ये बहुत सारी चीजें हैं जो फिर आप डिस्कशन में कर रहे होते हैं। अब रेफरेंसेस का भी एक खास तरीका कार होता है, इसमें लोकल रेफरेंसेस आपके होने चाहिए जरूर। अगर पाकिस्तान की स्टडी है कोई तो उसमें लोकल रेफरेंसेस, बाहर की स्टडीज में तो जाहिर है जितने ज्यादा रिसेंट वो हों वो उतने ही ज्यादा बेहतर समझे जाते हैं, पिछले 5 साल के रेफरेंसेस होने चाहिए। बट समटाइम्स जो बेसिकली मेटा एनालिसिस वगैरह हैं उसमें बहुत पुराने पुराने रेफरेंसेस भी डाल दिए जाते हैं। फिर वो उनका एक ऑर्डर होता है, वैंकूवर स्टाइल में है या किस स्टाइल में है, वो भी आपने इसको देखना होता है। अब मेथड्स में जो, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बेसिकली आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। तो जो मेथड्स का क्रिटिकल अप्रेजल है उसमें ये कि जो स्टडी डिजाइन है क्या वो आपके क्वेश्चन को एड्रेस करता है या नहीं करता, यानी जो आपने पीको के हिसाब से क्वेश्चन बनाया अपना, उसमें जो स्टडी डिजाइन आपने चूज किया, सपोज केस कंट्रोल है, डबल ब्लाइंड स्टडी है, ऑब्जर्वेशनल है, रिट्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव है, वो उसको प्रॉपरली स्टडी करेगा या नहीं करेगा। तो ये चीज है जो आपने उसमें देखनी है। फिर क्या इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपने प्रॉपरली डिस्क्राइब उसमें किए या ना किए। तो ये बेसिकली बायसिस को कम करने के लिए होते हैं। और ये फिर उसके अलावा जो मतलब जो बेसिकली जो हमने ये जो ब्लाइंडिंग स्टडीज है ना, जो मेथोडोलॉजिकल प्रोटोकॉल्स हैं बेसिकली जिनको हम ब्लाइंडिंग भी कहते हैं, डबल ब्लाइंड जो है वो स्टडीज, ये पॉसिबल बायस को लिमिट करने के लिए होती हैं। तो क्या हमने ऐसी कोई चीज अपनी उसमें मेथोडोलॉजी में डाली, और बाकी चीजें वही हैं, ऑलमोस्ट वही हैं, ठीक है। अब इसमें अब ये जो है ये चीज सिर्फ एक बाय द वे मैंने इसमें डाली है कि इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में कोहॉर्ट स्टडीज हैं, केस कंट्रोल है, क्रॉस सेक्शनल है,
इनकी स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस कम होती है, लेकिन जहाँ पे इंटरवेंशनल स्टडीज आ जाती हैं, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हैं या डबल ब्लाइंड वो स्टडीज होती हैं, ये सारी की सारी, ये मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू, ये वो हैं जिनकी स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस और रेलिवेंस टू रियल लाइफ जो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं ये उनमें ज्यादा बेहतर समझी जाती हैं। सो जहाँ पे हमने कोई ड्रग दी, जहाँ पे हमने कोई इंटरवेंशन की, जहाँ पे हमने कोई टेस्ट वगैरह पेशेंट के ऐसे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की, मीनिंग के इंटरवेंशन हमने कर ली, उनकी वैलिडिटी ज्यादा हो जाएगी। अब रिजल्ट्स का क्रिटिकल अप्रेजल कैसे होगा? इज देयर अ टेबल दैट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट डेमोग्राफिक? हमेशा आप टेबल फॉर्म में भी करते हैं, पाई फॉर्म में भी करते हैं और टेक्स्ट में भी मेंशन करते हैं। और अमूमन इसका तरीकाकार ये होता है कि जो चीजें आप टेबल पे आपने डिटेल में बता दी, उसमें पेशेंट के डेमोग्राफिक्स होते हैं, उसमें अगर केस कंट्रोल है तो दोनों तरफ की पॉपुलेशन में कंपेरेबल चीजें होनी चाहिए, कंपेरेबल फैक्टर्स होने चाहिए, वरना बायस बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये, और इसी तरह डेमोग्राफिक जो है बिटवीन, अगर केस कंट्रोल है, दो ग्रुप्स आपने बनाए हुए हैं तो डेमोग्राफिक्स दोनों में सिमिलर होने चाहिए। ये चीज पे आप गौर करते हो। बेसिकली ये वही है जो मेथोडोलॉजी से भी रिलेटेड किसी हद तक आ जाता है। और क्या ये जो सब्जेक्ट जनरलाइजेबल टू टू योर पेशेंट, ये जो हमने चीजें वो की, ये हम उसको पेशेंट्स के ऊपर उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस हमने निकालनी है। और जो अच्छा, दूसरी चीज जो मैं बता रही थी कि जो चीज आप टेबल में डिटेल में बता देते हो, टेक्स्ट में आप दोबारा उसको बहुत डिटेल में नहीं बताते, उसी डिटेल में नहीं बताते। अमूमन जो चीज आपने टेबल फॉर्म में बता दी, उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है या जो कंसेप्ट है, वो आप टेक्स्ट में बता देते हैं कि, और उसके साथ फिर रेफरेंस दे देते हैं टेबल 1 या टेबल 2। यानी ये जो टेबल 1 है वो हमें ये शो कर रहा है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो पेशेंट के डेमोग्राफिक में ये पाया गया, बस। क्योंकि सारी डिटेल ऑलरेडी उस पे है, तो दैट विल जस्ट बी अ रेपिटिशन। लेकिन जो चीज आप टेबलेटेड फॉर्म में नहीं बता रहे होते, उसको फिर डिटेल में बताना होता है कि इतने पेशेंट ये थे, इतने पेशेंट ये थे, इन पे हमने ये किया, उनके रिजल्ट्स ये थे। ठीक है, तो इसको हमने फिर जो है वो सारा इस तरह से करना होता है। जो डिस्कशन और कंक्लूजन में है उसमें ये है कि डू द ऑथर्स अटेम्प्ट टू contextualize नॉन सिग्निफिकेंट डेटा इन एन अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे सिग्निफिकेंट? यानी इसमें ये हमें बहुत इंपॉर्टेंटली डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बाज दफा ऐसा होता है कि हम अपनी स्टडी को उसको हाईलाइट करने के लिए उसको एक अनइम्पॉर्टेंट चीज को भी इम्पॉर्टेंट बना देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डू द ऑथर्स एक्नॉलेज द लिमिटेशंस इन द आर्टिकल्स? एक अच्छा आर्टिकल जो है वो लिमिटेशन ऑफ आर्टिकल या लिमिटेशन ऑफ द स्टडी जरूर मेंशन करता है कि इसमें हम ये चीजें नहीं कर सके, हो सकता है कि हम ये चीजें नेक्स्ट टाइम करें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट हम अचीव कर सके। फिर आर देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नोटेड? ये बहुत जरूरी होता है। और इसके अलावा जो आईआरबी होता है उसकी, यानी एथिकल रिव्यू बोर्ड जो है, जो इंस्टीट्यूशनल एथिकल रिव्यू बोर्ड्स होते हैं, उनका भी अप्रूवल लेना बड़ा जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये इसको समझा जाता है। तो वो सारी चीजें हम फिर डिस्कशन और कंक्लूजन के टाइम पे करते हैं। अब ये जो बहुत जो इंटरवेंशनल स्टडीज और मेटा एनालिसिस में जो है, बेसिकली ये चीज वही है कि उसमें खास तौर पे ये वैलिडिटी और उसका सिग्निफिकेंस का बहुत ज्यादा रोल आ जाता है, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल स्टडीज समझी जाती हैं, मेटा एनालिसिस और इंटरनेशनल स्टडीज जो हैं। तो उसमें भी तकरीबन ये सारी ही चीजें हैं जो कि इसमें जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा ये कि इसमें जो हम बार बार जो टर्म यूज करते हैं कि वैलिडिटी क्या है और उसकी बाकी चीजें क्या हैं, उसको थोड़ा सा मेंशन करने के लिए, थोड़ा सा समझाने के लिए कि ये बेसिकली क्या है। इसमें सबसे पहली चीज आती है वैलिडिटी की। तो वैलिडिटी जो है वो है जो साउंडनेस, यानी उसकी जो ट्रस्ट वर्थीनेस है ऑफ द स्टडी, ये हमें उसके बारे में बता रहा होता है। तो इसमें जो है वो उसके वैलिडिटी का मतलब बेसिकली उसकी ट्रस्ट वर्थीनेस है, और ये कि कितने को रिलायबल रिजल्ट्स हैं,
उसका जो स्टडी डिजाइन था या उसकी जो मेथोडोलॉजी थी वो कितनी बेहतर थी, वो कितनी फ्री फ्रॉम बायस थी, और रिजल्ट्स जो हैं वो कितने को रिलायबल हैं, ये सारा चीजें वैलिडिटी में आती हैं। अब क्लिनिकल इफेक्टिवनेस वही है यूजफुलनेस, कि इसमें किस हद तक हम इंटरवीन कर सकते हैं अपने पेशेंट्स पे, जिनसे उनकी जो केयर है, पेशेंट की केयर है, वो इम्प्रूव हो। और अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो हमने बिल्कुल शुरू में किया था, what components should be present in a research article? You all know abstract, introduction, a material, method, a results, a discussion। और इन सब से जो है वो हमने बारी बारी जो है वो सारी चीजें हमने वो कर दी हैं। अब ये salient points taken as a checklist for appraising an art। अब salient points वही हैं जो रिजल्ट से रिलेटेड थे, जो मैंने बार बार बताया कि ये जो हैं वो रिजल्ट से रिलेटेड होते हैं। रिजल्ट्स क्या हैं, रिजल्ट्स वैलिड हैं या नहीं है, will the results help in improving and providing care to the patient। अब you have to appraise the given article in accordance with the following points। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को आप देखो, उसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव ही देखने वाली चीज होती है। डिफाइनिंग एग्जैक्ट क्वेश्चन टू बी एड्रेस्ड बाय द आर्टिकल, यानी जो क्वेश्चन है जो पीको के मुताबिक है या नहीं है, उसमें वो सारी चीजें हैं या नहीं है, पॉपुलेशन को उसमें बताया गया या नहीं, फिर क्या इंटरवेंशन उसमें है, उसमें जो है वो कंट्रोल कितना है, उसमें कौन सी स्टडी टाइप, और उसमें जो आउटकम क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या क्या आउटकम है जो आप देखना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें उसमें क्वेश्चन में होनी चाहिए। अब वैलिडिटी को बताएं, फाइंडिंग्स का बेसिकली फाइंडिंग बताते हैं, फिर उसके साथ ही वैलिडिटी भी होती है। एग्जिस्टिंग एविडेंस क्या है, और रिकमेंडेशन फॉर प्रैक्टिस एंड रिसर्च। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस पे आपने जिस तरीके से बताना है, और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी इन क्वेश्चंस के साथ लिंक हो जाएंगी। वैलिडिटी में आप स्टडी डिजाइन बताओगे कि ये वैलिड है, फ्री फ्रॉम बायस है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ठीक है, और इसमें जो स्टडी टाइप है इंटरवेंशनल है या नहीं है, तो वो उसमें उसकी थोड़ी सी रिलायबिलिटी ऑफ द स्टडी, जो स्टडी डिजाइन है उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, और स्पेशली सो ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज है उनकी। फिर उसमें रिजल्ट्स क्या निकालने हैं, उन रिजल्ट्स के से रिलेटेड एग्जिस्टिंग एविडेंस क्या है, ये हमें डिस्कशन बताएगी अगर डिस्कशन दी हुई है। अगर डिस्कशन नहीं दी हुई तो उसमें बाद दफा इंट्रोडक्शन में भी कुछ जो ओपनिंग द सब्जेक्ट वाली चीज होती है, उसमें ये होता है कि ये स्टडीज फलाने टाइम पे की गई, तो उसमें ये चीजें पाई गई कि वाकई जो यूरिक एसिड लेवल हाई होते हैं वो मैटरनल पेरीनेटल मॉर्बिडिटी को ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि उसकी ये वजह है। तो उसमें ये है कि यस द रिजल्ट्स आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रीवियस एविडेंस, जो प्रीवियस जो हैं या अभी एग्जिस्टिंग एविडेंस जो अभी तक प्रैक्टिस चल रही है या गाइडलाइन चल रही है, ये उसके मुताबिक ही हैं रिजल्ट्स। और ये कि हम आइंदा इसको जो है वो अपनी प्रैक्टिस में लाएं तो इसमें पेशेंट केयर इम्प्रूव हो सकती है। सो दिस इज वेयर यू एंड विद योर डिस्कशन ऑफ द आर्टिकल अप्रेजल, और वहां पे फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है। एंड आई होप कि इसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर थोड़ा सा वो हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसको हमने बताना कैसे होता है और करना कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम दूसरा वाला, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हम क्विकली इसको देख लेते हैं, वरना क्विकली वी हैव टू कवर द अदर टॉपिक। मैडम प्लीज किसी एग्जांपल के ऊपर ये सारा कुछ एक दफा करके बता सकते हैं कि कैसे कैसे बोलना है? देखो ना बेटा, इसमें अगर कोई अब देखो रिसर्च आर्टिकल तो आपके पास कोई भी हो सकता है ना। फर्ज किया, ये मैंने एग्जांपल साथ साथ आपको दी है कि एक आर्टिकल आपको दिया गया है जिसमें यूरिक एसिड लेवल ज्यादा हुए, मैटरनल जो पेरीनेटल मॉर्बिडिटी है ज्यादा, इसको एग्जाम्पल के साथ ही मैंने चलाया है ताकि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो। और उसमें साथ ही के साथ रिजल्ट्स हैं कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो इसके साथ टैली करते हैं, तो इसका मतलब है कि वाकई बात सही है। अब हमारी प्रैक्टिस में यूरिक एसिड लेवल को हम स्क्रीन करते हैं या नहीं करते, क्या हम अगर वो स्क्रीन करें तो वो बेहतर हो जाएंगे, हम ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन अर्ली स्टेजेस, या जिनमें IUGR हो उनमें भी ये हम टेस्ट करें। ये सारी चीजें हैं जो उसके यूजफुलनेस या प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पे चीजें ये आ जाएंगी, जो कि बेसिकली डिस्कशन का फिर एक हिस्सा होती हैं। तो ये जो है ये सारी चीजें वैलिडिटी की में बात हमने कर ली। बाकी तो जो आपके पास रिसर्च आर्टिकल होगा आपने उसके हिसाब से चलना है।
जहां तक एग्जाम्पल की बात है, एग्जाम्पल को साइड बाय साइड लेके ही मैं चलेंगी, ठीक है। मैम उसमें मतलब जैसे क्वेश्चन टाइप क्या होती है, ये क्वेश्चन टाइप, ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, ये एक यूजुअल सिनेरियो है, इससे हटके भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको अगर प्रेपरेटरी स्टेशन इसमें दिया गया हो, तो वो थोड़ा सा एट लेंथ उस रिसर्च आर्टिकल का एनालिसिस होगा। उसमें थोड़े से ये सवाल पूछने के साथ साथ, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड दैट, अब जो रिसर्च आर्टिकल दिया होता है, it is ensured that you are able to read it in 10 minutes and to draw your conclusion. तो बाकी ये है कि बाकी जो चीजें हैं वो तो फिर एट लेंथ आप डिस्कस कर सकते हो ना उसमें 10 मिनट्स में। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपने, अब क्वेश्चन को आप एकदम से देख लेते हैं, उसमें पीको वाले सारे सेगमेंट्स हैं या नहीं है, वैलिडिटी को या फाइंडिंग्स को भी आप क्विकली रिजल्ट्स में देख लेते हैं, और बाकी उसी तरह से आपने जुबानी ही बताना है, वो तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च आर्टिकल होगा ना। मैम यानी जो एक एक सेक्शन है, इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स एंड मेथड, रिजल्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट, हाँ, उन सबको हमें क्रिटिकली अप्रेज करना है एक एक सेक्शन को बताते हुए। उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है ना, वो आपका क्वेश्चन टाइप। अगर एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो बाद दफा सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही दिया होता है। अगर फर्ज के आपके पास प्रेपरेटरी स्टेशन नहीं है, तो हो सकता है आपका वो आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही दिया हो, तो उसमें तो इंट्रोडक्शन के 2-3 लफ्ज होंगे, डिस्कशन नहीं होगी, डिस्कशन की जगह कंक्लूजन होगी। तो जो चीज दी हुई है सिर्फ आपका आपका जो वाइवा है उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसमें वो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ स्टेशन। लेकिन अगर प्रेपरेटरी स्टेशन है तो देन एक्सपेक्टेड कि आप डिटेल में उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर उसमें आपको इसमें बहुत ज्यादा बेसिकली जब आप 10 मिनट में क्रिटिकल अप्रेजल वाली बात कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज्यादा कंटेंट पे नहीं जाते। यू रिमेन लिमिटेड टू द पीको क्वेश्चन, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है। यू रिमेन लिमिटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स मेंशन एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन, या फिर उसकी जो मैथडोलॉजी, स्टडी टाइप, स्टडी डिजाइन, उसकी सेटिंग, ड्यूरेशन क्या है। जितनी लंबी ड्यूरेशन होती है उतनी उसकी वैलिडिटी ज्यादा हो जाती है। बायसेस उसमें है या नहीं है, आप अगर कहते हैं अगर फर्स्ट के एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में नहीं दिया हुआ कि इसमें हम रीनल डिसऑर्डर वाले या हाइपरटेंशन डिसऑर्डर वाले पेशेंट को निकाल देंगे, तो दैट इज अ बिग बिग बायस, उसमें उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। और एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी की वैलिडिटी वैसे ही कम होती है, तो यू विल कमेंट अकॉर्डिंगली। और इसी तरह से जो फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स आपने निकाले या जो कंक्लूजन आपको दी हुई है उसमें, या जो डिस्कशन आपने पढ़ी उसमें, वो रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग एविडेंस हैं या नहीं है, या फर्क है। और अगर फर्क है तो क्या ऑथर ने उस फर्क की वजह आपको बताई, उसमें क्या वजह मेंशन की गई। अगर वजह मेंशन नहीं की गई तो समथिंग इज रॉन्ग विद देयर प्रॉब्लम, मतलब वो मेथोडोलॉजिकल जो है उसकी स्टडी मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम होगा। तो वहां पे फिर बायस अगेन आ जाता है। वो फिर एक आप यूं समझें कि उसमें उसमें फिर आप वो वाला सही वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपने चीजों पे कमेंट करना होगा। ये तो फिर आपके उस स्टेशन टाइप पे डिपेंड करता है ना। मैम बस मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो रिजल्ट है उस पे हम इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं ना कि क्या अगर इसकी चीज? पी वैल्यू, मैम जो रिजल्ट्स हैं उस पे हम हाँ इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं ना कि जैसे पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 तो ये सिग्निफिकेंट है, हाँ, या बिल्कुल कर कॉन्फिडेंस इंटरवल सकते हैं। इन्होंने। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यू मस्ट नो कि पी वैल्यू की क्या अहमियत है, कॉन्फिडेंस इंटरवल की क्या अहमियत है, जो जितने भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, और ये उसको एनालाइज करने के लिए क्या तरीका यूज किया गया, कौन सी सॉफ्टवेयर वर्जन यूज की गई। तो ये अगर किसी को उसकी हो अहमियत का पता, इसलिए ये थोड़ा सा ना इन चीजों के बारे में भी नो हाउ होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के बारे में आप, क्योंकि जितना उसका वो सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी उतनी ही ज्यादा उसकी वैलिडिटी भी बढ़ जाएगी। तो आप उस पर बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मूव कर जाएं दूसरे अपने सेगमेंट पे। और दूसरा ऑडिट वाला
क्लिनिकल गवर्नेंस। हाँ, क्लिनिकल गवर्नेंस एंड ऑडिट, जो आज ही की डेट का है। जी। अच्छा, ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, जो क्लिनिकल ऑडिट। बेसिकली ऑडिट गवर्नेंस का एक हिस्सा होता है। तो सबको आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, सबको आवाज मेरी शेयर हो रही है? जी मैम, जी आ रही है। अच्छा, स्लाइड का भी क्वेश्चन, स्लाइड शो हो रही है। स्लाइड शो सबको हो रही है? जी मैम हो रही है। अच्छा, चलो ठीक है। तो इसमें क्लिनिकल गवर्नेंस एंड ऑडिट, बेसिकली ऑडिट जो है वो क्लिनिकल गवर्नेंस का हिस्सा होता है। जो बाद दफा आप, जो आपका एक सेगमेंट है क्वेश्चंस का, यानी एक क्वेश्चन आपका क्लिनिकल गवर्नेंस से रिलेटेड होता है। अब क्लिनिकल गवर्नेंस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मतलब इसको आप ये देखें, हम बाकियों को टच नहीं कर रहे। रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क कोई मसला होने से पहले उसकी पेशबंदी कर लेना। उसके लिए आप स्ट्रेटेजीज अपनी, जैसे इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो इन्फेक्शन होने से बचाना होता है। एक दफा इन्फेक्शन हो जाए फिर तो वो ट्रीटमेंट आ जाती है ना। ये ह्यूमन रिसोर्स का काम है, इससे हमारा भी कुछ नहीं है। बाकी सारी चीजें जो है वो क्लिनिकल इफेक्टिवनेस, तो ये है कि जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं उसकी इफेक्टिविटी क्या है, ये भी सारा बेसिकली प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सो वी विल कम टू दिस पॉइंट। तो ये जो है ये तकरीबन 7 पिलर्स ऑफ क्लिनिकल गवर्नेंस समझे जाते हैं, और क्लिनिकल ऑडिट उसका एक हिस्सा है। अब क्लिनिकल ऑडिट से मुराद ये होती है कि हम अपने ही काम को रिव्यू कर रहे होते हैं। यानी कि आपने अक्सर अपने भी सेटअप्स में देखा होगा कि ऑडिट हम अपने डेटा का भी कर रहे होते हैं। यानी जो हमारे पास से ओपीडी पेशेंट्स आए, जितने हमने सेक्शन किए, जितने हमने डिलीवरीज की, वो भी एक ऑडिट ही होता है। उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि हम सिजेरियन सेक्शन बहुत कर रहे हों। अगर सिजेरियन सेक्शन बहुत कर रहे हो तो फिर हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, उसकी इंडिकेशन क्या है। और इंडिकेशंस में अगर फर्ज किया, कोई बहुत कॉमन इंडिकेशन आती है फेल्ड प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो फेल्ड प्रोग्रेस ऑफ लेबर में, क्योंकि हमारे पास जूनियर डॉक्टर्स भी होते हैं, सीनियर सारे ही होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि फेल्ड प्रोग्रेस की डेफिनेशन को मिस यूज किया जा रहा हो। या अगर फीटल डिस्ट्रेस है तो फीटल डिस्ट्रेस की डेफिनेशन को मिस यूज किया जा रहा हो। देन वी गो बैक टू एनालाइज, यानी उसके लिए फिर हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर हम वापस जाते हैं और ये देखते हैं कि फिर हम रिव्यू करते हैं अपनी बेसिकली प्रैक्टिसेस को, कि जितने सेक्शन फेल्ड प्रोग्रेस के लिए हुए उसमें क्या वजह थी, फेल्ड प्रोग्रेस कब लेबल हुई। क्या ऐसा था कि लेटेंट फेज लंबा हो गया तो उसमें सेक्शन कर दिया, या फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में 2 घंटे पेशेंट की प्रोग्रेस नहीं हुई तो सेक्शन हो गया, या इवन 1 घंटा भी हुआ तो सेक्शन हो गया। तो यहाँ से हमें अपने लूप होल्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये इस वजह से सेक्शंस हो रहे हैं फेल्ड प्रोग्रेस की वजह से, कि हम उसके कॉजेस पे जाने की बजाय हम ये नहीं देखते कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन इनएडिक्वेट आ रही हैं, हम बस 2 घंटे प्रोग्रेस नहीं हुई तो हमारे पीजी ने या हमारे एमओ ने सेक्शन कर दिया। तो दैट इज द पॉइंट वेयर वी नीड टू इंटरवीन। यानी वहां पे इसका मतलब है कि उस फेल्ड प्रोग्रेस के जो डायग्नोसिस है एट द मेडिकल ऑफिसर्स लेवल, वो एक पॉइंट ऐसा है जहां पे हमें इंटरवीन करने की जरूरत है। तो बाद दफा आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एक इसमें अब बेसिकली ऑडिट 2 तरह के होते हैं। सॉरी। एक वो होता है जो कि ओवरऑल हेल्थ केयर इशू से रिलेटेड होता है, जैसे ये सेक्शन रेट का ज्यादा होना। एक वो होता है कोई एक इंसिडेंट हुआ और आपने उसको देखना है कि इसमें क्यों हुआ ये इंसिडेंट। तो ये 2 फर्क हैं। तो क्लिनिकल
ऑडिट हम अमूमन लेवल करते हैं जब हमने एक ओवरऑल हेल्थ केयर मॉनिटरिंग को देखना होता है, हेल्थ केयर सर्विसेज को एनालाइज करना होता है, जैसे राइजिंग नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शन, जैसे राइजिंग नंबर ऑफ इन्फेक्टेड वुंड्स। ये भी एक वो है कि बहुत सारे मरीजों के वुंड इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? सॉरी। तो वुंड इन्फेक्शन के पीछे हम फिर सारा पीछे तक जाएंगे, पेशेंट की कंडीशन से रिलेटेड, हमारा जो वार्ड का स्टे है, जो प्री वार्ड का स्टे होता है, उसमें कोई मसला तो ऐसा नहीं है, हमारी वार्ड की क्लीनलीनेस में तो मसला नहीं है, पेशेंट की अपनी हैबिट्स में या कोमॉर्बिडिटी का रोल तो नहीं है, पेशेंट की प्री ऑफ प्रेपरेशन का तो मसला नहीं है, डॉक्टर्स के लेवल पे उनको स्क्रब अप होने में तो मसला नहीं है, पेशेंट की स्टेरिलाइजेशन, ड्रिपिंग, गाउनिंग, ग्लविंग में तो मसला नहीं है, या हमारे प्रॉपर एंटीबायोटिक कवर में तो मसला नहीं है, या हमारी पोस्ट ऑफ केयर में मसला तो नहीं। सो देयर कैन बी प्रॉब्लम्स एट मल्टीपल लेवल्स। तो ऑडिट जो होता है वो ये फिर डिफाइन करता है कि उन मल्टीपल लेवल में से ए टू जी लेवल में से किस खास पॉइंट पे, सी पॉइंट पे मसला है या डी पॉइंट पे मसला है या ई पॉइंट पे मसला है। जो मसला हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस मसले को हम पकड़ेंगे और उस मसले को रेक्टिफाई करेंगे। तो क्लिनिकल ऑडिट इसीलिए क्वेश्चन दिया जाता है, सो दैट टू नो योर मेथड ऑफ क्लिनिकल ऑडिट, कि आप अगर मसला हो जाए आपकी वार्ड में या आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम हो, या कोई ऐसा एक सिंगल इंसिडेंट ऐसा होता है, किसी कोई मॉर्बिडिटी हो जाती है, मोर्टेलिटी हो जाती है, पेरीनेटल या मैटरनल, तो आप उसको एनालाइज कैसे करते हैं। तो ये होता है जो कि क्लिनिकल ऑडिट से होता है, जस्ट टू नो योर डेफिशिएंट एरियाज एंड टू इम्प्रूव योर प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। ये है जो उसका सेंट्रल कंसेप्ट है। तो क्लिनिकल गवर्नेंस को हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो बाकी हम क्लिनिकल ऑडिट पे आते हैं, ठीक है। तो ये वही है कि हमने ये देखना होता है कि हमारी हेल्थ केयर, जो हम उनको पेशेंट्स को हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इन लाइन विद, इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड है या नहीं है। और ये क्लिनिकल ऑडिट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इन एवरी वार्ड, इन एवरी डिपार्टमेंट, जो कोई भी प्रॉब्लम हो, अब क्लिनिकल ऑडिट सिर्फ पेशेंट से रिलेटेड नहीं बात दफा होता, आपकी कोई सीटीजी मशीन खराब होगी, आपने फर्ज किया कोई आईयूडी हो जाती है, अब आईयूडी की जब आप वजह तलाश करने बैठते हैं तो पता चलता है सीटीजी मशीन खराब थी, आप उसको नहीं जो है वो सीटीजी नहीं प्रॉपर ले सके, या आपके पास डॉक्टर ही इतने कम थे कि एक डॉक्टर या दो डॉक्टर जो अवेलेबल थे, कोई डिलीवरी करा रहा था, कोई सेक्शन करा रहा था, तो पेशेंट की फीटल मॉनिटरिंग नहीं हो सकी, तो वहां पे ह्यूमन रिसोर्स का मसला आ जाएगा, या आपके पास स्टाफ नर्सेज इतनी कम है, या आपके पास बाकी बेसिकली वो ह्यूमन रिसोर्स वाली चीजें, या आपकी जो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, या जो आपकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग है या ऑनगोइंग ड्रिल्स है, वो ही इतनी पोर है कि आपने अपने पीजीज या एचओस को बताया ही नहीं हुआ कि हाई रिस्क पेशेंट में फीटल मॉनिटरिंग कैसे करनी है। दैट इज एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, but again that individual problem is based either on the overwork load या फिर उसमें poor performance due to inadequate knowledge। तो वजह तो फिर भी उसकी कोई ना कोई सिस्टम में हो सकती है। अब ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहली जो चीज क्लिनिकल ऑडिट्स में आती है, एक तो डिपार्टमेंटल क्लिनिकल ऑडिट तो होते हैं, वो होती है इंसिडेंट रिपोर्टिंग। इंसिडेंट रिपोर्टिंग में ये कि कोई भी प्रॉब्लम होता है, चाहे वो किसी मरीज का हो, उसके बच्चे का हो, आपके ह्यूमन रिसोर्स का हो, किसी डॉक्टर का हो, नर्स का हो, या किसी मशीन का हो, या जो है वो क्लीनलीनेस का हो, तो आप रिपोर्ट करते हैं। या इवन पेशेंट अगर गिर भी गया बाथरूम में उसका स्लिपरी वो था, फर्श था, और उसको पकड़ने के लिए कोई हैंडल नहीं मिला जो होना चाहिए, ऐसे जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, तो भी आपने रिपोर्ट करना होता है टू द एडमिनिस्ट्रेशन, टू द मैनेजिंग डिपार्टमेंट, और उसका इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म होता है बकायदा। तो इंसिडेंट आप रिपोर्ट करते हो और साथ ही आप अपना क्लिनिकल ऑडिट भी करते हैं, क्योंकि इंसिडेंट रिपोर्टिंग के बाद जो अगली स्टेज होती है वो क्लिनिकल ऑडिट होता है कि ये ऐसा क्यों हुआ,
या अगर मरीज किसी ने शिकायत कर दी एडमिन में जाके कि जो है वो वोंड इन्फेक्ट हो गया है, या बाज दफा वेटिंग टाइम उनको आउटडोर में बहुत लगा, उनको 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, तो फिर आप उसमें ऑडिट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उसमें उसमें फिर आप पूरी उसकी वजह तलाश करते हैं, क्योंकि उस वजह को तलाश करने का मकसद ये होता है टू लिमिट द कंप्लेंट्स एंड टू इम्प्रूव द पेशेंट्स हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है, और ये क्लिनिकल गवर्नेंस का हिस्सा है। क्लिनिकल गवर्नेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है ना, वो पेशेंट ही होता है, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, क्लिनिकल ऑडिट है, रिस्क मैनेजमेंट है, इन सारों का मकसद एक ही होता है कि पेशेंट की हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। ठीक है, अच्छा, अब इसको भी हम पास कर देते हैं। अब ये जो है रिसर्च के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स। अब हम में से हर एक की जो वार्ड है या जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, और वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसओपीज वगैरह जिनको हम कहते हैं, और जो डिपार्टमेंट्स ये जो हॉस्पिटल्स आईएसओ सर्टिफाइड होते हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन में एक स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस ऑब्जर्व की जाती है, और स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस का एक बेसिक रूल ये होता है कि वहां पे आपके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हों, तब ही वो स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आपके जूनियर से लेके सीनियर तक ऑल आर ऑन सेम बोर्ड। उनका जो मेंटल लेवल है वो तकरीबन फिर आप वो एक ही तरह की चीजों को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनको पता है कि पेशेंट अगर आ जाता है फीटल डिस्ट्रेस के साथ आता है तो ABCD क्या करना है। पेशेंट APH के साथ आ जाता है, एक हाउस ऑफिसर को और एक कंसल्टेंट से लेके हाउस ऑफिसर को भी पता है उसने ABCD क्या करना है, 1 2 3 क्या करना है। सो दैट इज द SOPs या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो हम ड्रॉ करते हैं बाय रिसर्च। अब ये जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, इनको हम कितना को फॉलो करते हैं, ये हमें पता चलता है अपने क्लिनिकल ऑडिट से, कि क्या हम जो एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये आप सबको पता होगा कि बाज दफा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बाईपास भी हो जाते हैं एट जूनियर लेवल्स या अकॉर्डिंग टू द सर्टेन सिचुएशन। इसीलिए प्रोटोकॉल्स में ये बाज दफा लिखा जाता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, देन कंसल्ट योर कंसल्टेंट, यानी जो आपका सीनियर मोस्ट है, प्रोफेसर है, एसोसिएट है या AP है, आप उसको इस कंडीशन के लिए अपने कंसल्टेंट को रिज्यू करें। तो देर केस टू केस जो है वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ सकती है, लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? डस क्लिनिकल प्रैक्टिस मैच द बेस्ट वे? दैट इज व्हाट वी इवैल्यूएट बाय क्लिनिकल ऑडिट। तो क्लिनिकल ऑडिट का यही है। अब क्लिनिकल ऑडिट में ये है जो गाइडलाइंस हैं कि व्हाट शुड बी हैपनिंग, ये है जो हम कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग। अब अगर फर्क आ गया तो व्हाट चेंजेस आर नीडेड, और उन चेंजेस को फिर हम दोबारा से उन गाइडलाइंस में लेके आते हैं, और फिर उसके बाद हम दोबारा देखते हैं कि क्या हमने ये जो चेंजेस की थी 6 महीने पहले, क्या हमने इनको एडहेयर किया या ना किया, या हम फिर वहीं के वहीं हैं। तो ये है ऑडिट सर्कल। तो स्टैंडर्ड की बात हमने कर ली, और डेटा कलेक्शन या कोई अगर प्रॉब्लम हो गया तो उसका सारा डेटा रिव्यू हम करते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कहाँ पे हमने उससे डिविएट किया, और फिर उसके बाद हमने उस डिविएशन के बेस पे कुछ रिकमेंडेशन या सजेशंस ड्रॉ की, और उनको दोबारा SOP का हिस्सा बना दिया, और उसके बाद फिर री ऑडिट किया। अब स्टेप्स ऑफ क्लिनिकल ऑडिट क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम वो टॉपिक करते हैं जो, जैसे अभी जो मैं बात कर रही थी कि या तो सिजेरियन सेक्शन ज्यादा हो गया आपके डिपार्टमेंट में, कुछ 6 महीने से सिजेरियन सेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, या इन्फेक्शन वोंड इन्फेक्ट हो रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, और आपने ये नोट किया, आपकी ऑब्जर्वेशन है, या पेशेंट्स की कंप्लेंट्स बढ़ गई कि उनको टाइम उनका बहुत वेस्ट होता है, या कुछ जो बेसिकली जो लेबर रूम मिस हैप्स हैं वो ज्यादा हो गए, तो ये आपका टॉपिक होगा। ठीक है, और या फिर ये एक सिंगल इंसिडेंट भी हो सकता है कि पेशेंट उसके IUD हो गई, तो ये एक सिंगल टॉपिक था, तो ये IUD आपका टॉपिक हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करंट बेस्ट प्रैक्टिस, ये वही है जो आपकी लोकल गाइडलाइन आपकी जो है, कि आपकी गाइडलाइन उसमें बनी हुई है, अगर हैं तो वो क्या कहती है। एग्री एंड सेट क्राइटेरिया, प्लान, टीम मेंबर्स, कौन से टीम मेंबर हैं जो उसको करेंगे, सैंपल,
यानी इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये बेसिकली उसी तरह से आ जाता है, या पर्टिकुलर सिंगल इवेंट, यानी इसमें ये वो चीजें हैं जिसमें अब आप डेटा रिव्यू करोगे। अब डेटा रिव्यू आपने क्या करना है, अगर तो सिंगल इवेंट है तो पेशेंट के पेपर्स, उसमें उसके ऑपरेशन नोट्स, या अगर फर्ज किया आईयूडी का केस है तो उस सूरत में उसकी सारी सीटीज को देखो, कब पेशेंट आई, उसकी क्या कोमॉर्बिडिटीज थी, इनिशियल एवेल्युएशन पे क्या था, was the plan decided on the initial evaluation, and did any senior person visit the patient, और उसके बाद उसकी एडवाइजेस क्या थी, एट व्हाट टाइम एंड डेट एंड टाइम इसमें बहुत मैंडेटरी हो जाता है। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम हमारा जो प्लान बना था उसके मुताबिक हमने उसकी फीटल मॉनिटरिंग की या नहीं की। पर सपोज कि वो एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है और वो लेबर में है और उसकी आईयूडी हो जाती है टर्म पे पेशेंट, तो दैट इज अ बिग इंसिडेंट जो कि पेशेंट अमूमन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो उसमें फिर हम जाते हैं कि अच्छा इस टाइम पे आईयूडी, उससे कितना देर पहले उसके फीटल हार्ट या उसकी सीटीजी हुई। अब अगर गैप ज्यादा हो गया है तो उसकी वजह क्या थी, क्या वो डॉक्टर अवेलेबल था या नहीं था। अगर वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, सपोज वो सेक्शन करने गया या डिलीवरी करने गया है, तो उसने किसको वो हैंड ओवर किया, वो केस एक हाई रिस्क केस किसको वो हैंड ओवर किया, क्या स्टाफ नर्स को किया या किसी अपने जूनियर डॉक्टर्स को किया, और उन्होंने देखा या ना देखा। और इसके बाद जो है वो एक्चुअली फिर ये सारी चीजें वहां एग्जैक्टली आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे वो मसला हुआ। आपको पता चल जाएगा कि दिन के 2 बजे जो है वो 2 बजे से लेके 3 बजे तक इसके फीटल हार्ट नहीं सुनेंगे। 2 बजे उसके फीटल हार्ट जो थे वो सीटीजी वॉज विद लो रिएक्टिविटी, लेकिन कोई डिसेलरेशन नहीं थी, कोई एक्सीलरेशन नहीं थी, लेकिन 3 बजे उसकी आईयूडी हो जाती है। व्हाट इन बिटवीन, उस लो रिएक्टिविटी पे हमने क्या किया, और वहां पे फिर जो है वो आपको एक पॉइंट मिल गया जहां पे मिसहैप हो गया। अब उस पॉइंट को आपने मजीद एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो ये है जो वो डेटा कलेक्शन बेसिकली हो जाएगी। दिस इज इन केस ऑफ अ सिंगल इवेंट। लेकिन फर्ज किया अगर आप सपोज इन्फेक्टेड वोंड की ही हम बात कर लेते हैं, चलो इन्फेक्टेड वोंड से ज्यादा सिजेरियन सेक्शन की, क्योंकि वो तो सर्जरी में भी आ जाता है इन्फेक्टेड वोंड। अब सिजेरियन सेक्शन रेट आपका ज्यादा हो गया तो आप फिर इसमें यू विल गो बैक टू द प्रीवियस 3 मंथ्स, आप उसमें डेटा कलेक्ट करो, जितने सेक्शन हुए हैं उनका फिर डेटा आपको निकाल के उनकी इंडिकेशंस देखनी पड़ेंगी। फिर अगर फेल्ड प्रोग्रेस के लिए हुआ है तो वो किस लेवल पे हुआ है, दिस विल टेक टाइम। डेटा कलेक्शन एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, और ये सारा कुछ करके फिर आपको एग्जैक्टली वजह का पता चल जाएगा, और उस वजह को फिर आपने जो है अब डिफाइन है। टाइमलाइन का मतलब ये है कि आपने कितने अरसे में वो ऑडिट को कंप्लीट करना है। ये जो टाइमलाइन कि कितने अरसे में आप उस ऑडिट को कंप्लीट करते हैं, 3 महीने में या 1 महीने में, ये टाइमलाइन आप देते हैं उस ऑडिट के हिसाब से। जो अमूमन सिंगल इवेंट होता है उसकी ऑडिट में टाइम नहीं लगता, लेकिन जहां भी आपने पिछले 3 महीने का डेटा कलेक्ट करना है और हर सेक्शन का डेटा कलेक्ट करना है, वहां पे आपको टाइम लग सकता है। अब आपने वो गैप आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉब्लम रूट कॉज तक आप पहुंच गए कि ये वजह थी कि हमारे जो जूनियर्स हैं वो बगैर कुछ उसकी कॉजेस को देखे 2 घंटे प्रोग्रेस नहीं हुई तो उसको सेक्शन कर रहे हैं। तो आपने वहां पे अपनी चेंजेस को वो कर दिया। अगर चेंजेस अगर ऑलरेडी एसओपीज हैं उसके बारे में बने हुए, लेकिन सपोज आपके पास लेबर केयर गाइड नहीं आपने इम्प्लीमेंट की, तो उस सूरत में फिर डेफिनेटली आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। दैट विल बी योर चेंज कि आपने उसमें लेबर केयर गाइड का ब्रीफ भी करना है सारे अपने स्टाफ को, उसमें वर्कशॉप आपने करवानी है और उसको पेस्ट करना है इन ईच एंड एवरी फर्स्ट लेबर रूम जो आपके केबिन्स होते हैं उनमें। अब वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये होता है कि अब आपने तो ये सारा कुछ कर लिया, अब वो चेंजेस कितनी को प्रैक्टिकल हो रही हैं वो आपको पता चलेगा बाय री ऑडिट, री एवेल्युएट। री ऑडिट 3 महीने के बाद भी हो सकता है, 6 महीने के बाद भी हो सकता है। अगर नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शन कम हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो आपने चेंजेस रिकमेंड की थी वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट हो गई, और उसका जो है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल गया। और उसके इसका मतलब है कि द थिंग्स आर नाउ सेट इन,
उसमें फिर आपको सिर्फ उसको कंटिन्यू करने की ही बात है। अब जब आप क्लिनिकल ऑडिट करते हैं तो अमूमन फर्ज किया आपका यूनिट 1 है, आपने अपना ये ऑडिट किया, यू हैव टू शेयर योर फाइंडिंग्स विद द यूनिट 2 and 3 इफ दे आर देयर। तो या फिर आप बाकी अगर कोई ऐसी चीज है इन्फेक्शन प्रिवेंशन से या रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हैं तो उसको बाकी सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करें, क्योंकि वो चीज जो एक आपने ऑडिट से एक कंक्लूजन निकाली और पेशेंट, और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पेशेंट की हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए, वो फिर दूसरों के साथ शेयर करना जरूरी होता है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज सेम इन ऑल डिपार्टमेंट्स टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर सर्विसेज। अच्छा, ऑडिट लेआउट में जब आप करते हैं तो एम्स की तो हमने बात कर ली, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें ये देखना, बैकग्राउंड क्या थी, ऑडिट स्टैंडर्ड्स एंड मेथोडोलॉजी, ये हैं जो बेसिकली ऑडिट का लेआउट होता है। ये तो है जो कि स्टेप्स होते हैं उसके। लेकिन जो आप ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, बैकग्राउंड, किस चीज के नतीजे में आपने ये ऑडिट को कंडक्ट किया, ऑडिट स्टैंडर्ड्स। अब ऑडिट स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो स्टैंडर्ड है जिनको आपने फॉलो करना है, जिसकी हमने बात कर ली है, और मेथोडोलॉजी कि मेथोडोलॉजी में क्या है। अब ऑडिट स्टैंडर्ड्स को मैं बहुत डिटेल में नहीं बताती, लेकिन स्मार्ट स्टैंडर्ड्स आर द बेसिकली जो हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। अब स्मार्ट का जो लफ्ज है ये है स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड्स हैं आपके, ये उससे रिलेटेड है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, और उसके अलावा आपने जो है वो उसमें एग्रीड अपॉन, यानी एग्रीड अपॉन बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स, और उसमें ये कि ये रेलिवेंट हो, इररेलिवेंट ना हो, और फिर उसमें ये कि थ्योरेटिकली उसमें जो है वो क्या उसका पीछे बैकग्राउंड है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपके जो स्टैंडर्ड आपने बनाए होते हैं, जो एसओपीज बनाए होते हैं, बेसिकली ये बिल्कुल एक डिफरेंट सेगमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आपको इतना सा पता हो कि ये स्मार्ट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो वाली जिसके अगेंस्ट हमने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना है। तो मेथोडोलॉजी में वही डेटा कलेक्शन, हम प्रोस्पेक्टिव पे जा रहे हैं या रिट्रोस्पेक्टिव पे जा रहे हैं, कुछ ऐसे ऑडिट्स होते हैं जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव पे भी जाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट, ऑपरेशन नोट्स, ये एक ये दोनों तरह के ऑडिट्स में आ जाता है। मेडिकल रिकॉर्ड है, डिस्चार्ज स्लिप्स वगैरह आ जाती हैं। अब जो मेजर्ड आउटकम्स हैं ये आ जाते हैं डेमोग्राफिक्स में, प्रोसीजर एक्सेट्रा, ये सारा के सारा जो है वो उसमें पेशेंट से रिलेटेड, कॉम्प्लिकेशन एंड लेंथ ऑफ स्टे, फिर एक्सेप्शन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के हमने क्या क्या चीजें इसमें शामिल नहीं करनी, फिर टाइम फ्रेम और री ऑडिट, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, जो एक क्लिनिकल ऑडिट होता है जो बहुत सारे पेशेंट पे, एक सेट ऑफ पॉपुलेशन पे हो रहा होता है, या वो जो सिग्निफिकेंट इवेंट जो यानी एक सिंगल इवेंट होता है, सिंगल इवेंट का भी आपको आ सकता है, दोनों तरह के आते होते हैं क्वेश्चन। और सिंगल इवेंट में इट बेसिकली ये सिंगल केस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद ये इट इज रिएक्टिव टू इवेंट्स, यानी सिंगल इवेंट, और ये जो है ये आफ्टर एन इंसिडेंट अकर्स, ये उसके बाद ये रिपोर्ट होता है या ऑडिट होता है। अगर इसकी तरफ हम देखें तो ये एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस पे होता है विद द सेम कंडीशन ऑफ इलनेस, यानी जैसे सिजेरियन सेक्शन रेट की हम बात कर रहे थे। अब ये तो था रिएक्टिव टू इवेंट्स, ये है एंटीसिपेटरी, बाद दफा एंटीसिपेशन में भी आप कर रहे होते हैं, बाद दफा एक चीज हो चुकी होती है तो उसमें भी आप करते हैं, और एंटीसिपेटरी भी, यानी अगर पेशेंट आपके पास कुछ ऐसे आना शुरू हो गए कि जिसमें सेक्शन रेट बढ़ सकता है, कुछ आपने आपके ड्रेनिंग एरियाज ऐसे हैं या बहुत ज्यादा पेशेंट उस तरह से आ रहे हैं, तो उसमें ये एंटीसिपेटरी हो जाएगा। उसमें ऑडिट्स आर कंस्ट्रक्टेड टू सी इफ केयर इज फॉलोइंग एग्रीड बेस्ट प्रैक्टिस। यहाँ पे लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस है, अडॉप्ट्स अ केस स्टडी टीम अप्रोच टू हेल्प अनपिक व्हाट हैपेंड, और यहाँ पे लर्निंग फ्रॉम एनालिसिस, रिव्यू ऑफ आर डेटा टू डिटरमिन हाउ केयर इज बीइंग डिलीवर्ड। ठीक है। अब ये है कंपेयर केयर विद व्हाट शुड नॉट हैपन,
ये इंसिडेंट हमेशा बुरा इंसिडेंट ही होता है। और इसमें कंपेयर केयर विद व्हाट शुड हैपन, यानी किस तरीके से होना चाहिए। और ये है कि ये वाली आईयूडी नहीं होनी चाहिए थी, या सेक्शन रेट हमें मिनिमाइज करना है। अब सिंगल इवेंट में शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी, ये दोनों में सेम ही है, शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी विद रिजल्ट्स रिटन इनटू अ रिपोर्ट एंड वाइडली शेयर्ड। इसमें भी तकरीबन यही होता है। तो ये तकरीबन ये हमने सारा देख लिया। अब सपोज एक एग्जांपल के तौर पे हम आखिर में ये एक बात कर लेते हैं। A 55 years obese lady collapses on 7th post-operative day after total abdominal hysterectomy. CPR and all resuscitative efforts failed, resulting in death of patient. What happened? Establish a detailed accounting of all informations and evidence. Consider the impact of the event for the family and the healthcare providers. Carefully review all records and findings to understand the reason for failure to achieve standard care. यानी इसमें सारी डेटा कलेक्शन, जो आपके व्हाट आर द नॉर्म्स, जो स्टैंडर्ड्स आपके नॉर्म्स हैं वो क्या हैं, और इंटरव्यू फ्रॉम द फैमिली हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये भी आपके डेटा कलेक्शन में आ जाता है। ऐसे जो सिंगल इवेंट्स होते हैं उसमें आप पेशेंट का इंटरव्यू लेते हो, उसके फैमिली मेंबर्स का इंटरव्यू लेते हैं, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का भी इंटरव्यू ले रहे होते हैं, एंड द बाकी जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनका भी आप लेते हैं। Why did it happen? Critically establish the main and underlying reason that contributed to the patient's death. कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटी तो नहीं थी जो हमने बाईपास कर दी। अब एक पेशेंट जो ओबीस भी है, जो जिसका सेक्शन भी हुआ है, prolonged immobilization भी है, maybe we have missed the antithrombosis prophylaxis, तो उसमें पल्मरी एम्बोलिज्म ज्यादा, तो यही हमें क्लियरली लग रहा है। और डोंट फोकस ऑन द सुपरफिशियल कॉजेस। जैसे कोई भी अगर फर्ज किया स्टाफ आके कहती है इसका बीपी कम हो गया, तो दैट इज अ सीक्वल ऑफ पल्मरी एम्बोलिज्म, तो वो एक सुपरफिशियल कॉज होगी, वो तो बेसिकली इफेक्ट है। फाइंड आउट सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूटेड कॉजेस, यानी ह्यूमन रिसोर्स के लेवल पे मसला था, क्या था, ये बेसिकली वो सारी चीजें आती हैं। या हमारे पास उस वक्त क्रैश कार्ट नहीं था, तो या हमारा जो एक जो अलार्म सिस्टम होता है वो प्रॉपरली नहीं है, कि जिसमें हम किसी सीनियर या एनेस्थेटिस्ट को जो इंट्यूबेट कर दे, वो वाली चीजें नहीं है। सो आइडेंटिफाई द रीजन जो है वो इसी के साथ होगी। Find out the system and organizational contributed causes. This is what is the reason and why the standards of care was not met. If we have certain standards, standard protocols to address such situations, emergency situation, तो उस वक्त वो क्यों नहीं जो है वो फॉलो किए गए? Are there enough resources to deliver care? यानी उस हेल्थ केयर फैसिलिटी में क्या ये इतनी कैपेसिटी है कि वो इस तरह के केसेस को मैनेज कर सके? What are the departmental policies, procedures, protocols and guidelines to cope with such cases? And ये वही तकरीबन चीज है। Is the staff well trained? Very important. Is the staff well trained to deal with post-operative emergencies and the patient's collapse? क्या ये कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन में आ जाता है? ये वही है जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे होते हैं, कि ऑनगोइंग ड्रिल्स, ऑनगोइंग वर्कशॉप्स, ऑनगोइंग जो हमारी जो टीचिंग सारी वो होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग बेसिकली हम जिसको कहते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, ये वो सारा कुछ उसी में आ जाता है। तो ये साथ के साथ ड्रिल्स होनी चाहिए। तो क्या हमारे डॉक्टर्स को ही पता नहीं चला कि इसमें ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि सिनेरियो को पढ़ के अगर हमें पता चल सकता है कि पल्मरी एम्बोलिज्म हो सकता है, उसके पीछे ये वजह हो सकती है, उसमें हाई रिस्क पेशेंट तो थी ही, तो क्या हमारे डॉक्टर्स को, ये जो भी डॉक्टर्स ऑन फ्लोर थे उस वक्त, क्या उनको ये पता नहीं चला? तो व्हाट हैज बीन लर्न्ड, reflection and learning must be demonstrated both at an individual and a team level. यानी ये आपका फीडबैक टू योर टीम होगा, और उसमें ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग, और उसमें जो सारा होता है, फिर उसके बाद आपने प्रोटोकॉल डिवाइस करने होते हैं, ऑडिट, क्लिनिकल ऑडिट होता है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें करनी होती
Consider educational and training needs and changes in the systems और protocols. तो ये वो चीजें हैं जो आप लर्न करते हैं, जो लर्न करनी चाहिए आफ्टर एवरी इंसिडेंट एंड आफ्टर एवरी क्लिनिकल ऑडिट, जो हम बाकी भी एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के ऊपर भी कर रहे होते हैं, उसके बाद भी जो लर्नड है, ये हमें, ये वाली एक बहुत जरूरी चीज है, और ये लर्निंग वाली ही चीज है कि हम इसको शेयर करते हैं विद द अदर डिपार्टमेंट्स, so that the other patients in other department can also be benefited by these audits. तो ये आप फिर एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेजते हैं। अब चूंकि ये कल्चर हमारा बहुत कम डेवलप है, everyone takes it to the personal level, कि पर्सनल इसमें प्रॉब्लम, वो पर्सनल लेवल पे ले जाते हैं कि पर्सनल वो उसमें बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो हैं वो अंडर द ग्राउंड रहती हैं, और उस अंडर द ग्राउंड रहने की वजह से वो जो होल्स इन द सिस्टम हैं दैट परसिस्ट फॉरएवर, नेवर करेक्टेड। और यही वजह है कि इसमें क्लिनिकल ऑडिट्स और जो इंसिडेंट रिपोर्टिंग और ये जो सारी चीजें हैं, इनकी अहमियत हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम। तो होता ये है कि जो कोई प्रॉब्लम हो तो an attempt is made to hide those incidents. तो वो जो प्रॉब्लम था, एक ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम था, हमें पता चला कि ये आईयूडी इसलिए हो गई कि उस वक्त कोई डॉक्टर कोई नर्स मौजूद नहीं थे, क्योंकि बंदे कम थे, एक सेक्शन करा रहा था, एक डिलीवरी करा रहा था। तो अगर हम इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो मजीद बंदे कैसे हायर होंगे? सो इफ वी ट्राई टू हाइड एन इंसिडेंट, it means we are trying to compromise the betterment and improvement in the healthcare delivery system. तो उसको इंडिविजुअल, और बेसिकली जो इसका एक बेसिक कंसेप्ट भी होता है कि क्लिनिकल ऑडिट्स में हम किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करते। इंडिविजुअल के मसले बहुत कम होते हैं, कभी कभारी होते हैं जिसमें कोई बहुत इतना ही कैजुअल हो या बिल्कुल अनअवेयर हो ऑफ द सिचुएशन। ज्यादातर तो सिस्टम एरर्स होते हैं जिनको पॉइंट आउट करना और उनको करेक्ट करना बहुत जरूरी हो, ठीक है। तो अब इसके बाद व्हाट हैज बीन चेंज और एक्शन एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ नेसेसरी चेंज, जिसकी हमने बात कर ली। डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड द की पॉइंट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस इन अ सिस्टमैटिक वे, वही जो लेआउट मैंने बताया था कि उसमें हमने एम्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल कौन से हैं, टाइम लिमिट कितनी है, उसमें मेथोडोलॉजी क्या है, सब की सब चीजें। और इसमें आप परफॉर्मा के यूज करते हो, and it is a permanent record so needs to be comprehensive and anonymized, यानी इसमें ये आपका एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है कि फलाने वक्त में ये प्रॉब्लम हुआ था और ये वजह निकली थी और ये रिकमेंडेशंस ड्रॉ हुई थी, ठीक है। ड्रॉइंग कंक्लूजन, cases of unacceptable care should then be reviewed to clearly identify and agree on areas of improvement, analyze the areas for improvement to identify what underlying contributory or deep rooted factors are involved. तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। अगर इसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन? क्लिनिकल ऑडिट, दिस इज वेरी सिंपल, मतलब इसमें बेसिकली कोई ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा मसला नहीं होता, सिर्फ आपको अगर उसका मेन थीम पता चल जाए तो फिर उसमें मुश्किल नहीं लगती, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन? वरना फिर हम इसको बंद करें। बेसिकली आपका जो मेन चीज है ना वो यही है, स्टेप्स ऑफ क्लिनिकल ऑडिट, ठीक है। और इससे पहले ये जो सर्कल इसका बनता है ना, ये वो है, ओवरऑल है, और ये इसके जो है वो फाइन स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है जी। एवरीवन इज ऑन सेम बोर्ड, कोई मसला तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इससे रिलेटेड? हेलो जी, सब सुन रहे हैं मेरी आवाज या नहीं? जी मैम सुन रहे हैं। बोल कोई नहीं रहा, जवाब कोई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, मेरा पूछने का मकसद ये था कि ये क्लियर हो गया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी मैम। जी
अस्सलाम वालेकुम मैम माशाल्लाह। एक क्वेश्चन है ना सर थियोरेटिकल ऑडिट में हम मतलब जी बेटा जरा क्लियरली बोले, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैम जी बताइए। इसमें हम एथिकल कमेटी से वो लेंगे अप्रूवल फॉर क्लिनिकल ऑडिट जब हम टॉपिक सेलेक्ट कर लें हाँ जी, नहीं नहीं, सुपरवाइजर इसमें से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। देखो ये तो आप अपने एक हेल्थ केयर सिस्टम में आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, वो सिंगल इवेंट भी हो सकता है, वो कुछ बहुत ज्यादा पेशेंट्स भी हो सकते हैं। वो आपका एक प्रॉब्लम है, एक सिंगल इवेंट की सूरत में तो आप उसको नोटिफाई भी करते हो, यानी जो इंसिडेंट रिपोर्टिंग है, फिर उस पे ऑडिट करना लाजमी होता है। तो वो तो उसके लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है। सिलेक्ट टॉपिक का ये मतलब नहीं है कि कोई आप स्टडी टॉपिक ढूंढ रहे हो, ये तो वो प्रॉब्लम है जो एक्चुअलिटी रियलिटी में हुआ, और ये आपका एक टॉपिक था। यानी टॉपिक ये है कि एक इंट्रापार्टम फीटल डेथ हो गई, दिस इज योर टॉपिक, ठीक है। इंट्रापार्टम फीटल डेथ इंसिडेंट, बस ये आपका टॉपिक है। और या फिर ये टॉपिक है कि राइजिंग सिजेरियन सेक्शन रेट ओवर लास्ट 3 या 6 मंथ, ये एक टॉपिक है। या बाद दफा हम एंटीसिपेट भी कर रहे होते हैं, जैसे एंटीसिपेशन के इसमें अब हमने इसको प्रिवेंट कैसे करना है, प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज भी तो आ जाती हैं कि प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शन, ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी हो जाएगी। एक है रिट्रोस्पेक्टिव के क्यों हुए ज्यादा सिजेरियन सेक्शन, एक है प्रोस्पेक्टिव के हम सिजेरियन सेक्शन की तादाद को रोकें आने वाले दिनों में। तो ये आपका टॉपिक हो जाएगा, इसके लिए अप्रूवल की तो जरूरत ही नहीं, वो तो रिसर्च आर्टिकल होता है, क्योंकि उसकी फिर जो एथिकल लिमिट्स होती हैं वो देखनी होती हैं उस स्टडी की, क्योंकि एथिकल रिव्यू बोर्ड का मकसद ही ये होता है। इसमें एथिकल रिव्यू बोर्ड की जरूरत नहीं है, ये डिपार्टमेंटल डिसीजन होता है, ठीक है। चलो जी, आपका एग्जाम परसों से है। यस मैम चलो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर अमेंड करते हैं, ठीक है।